तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है कि व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। अब हमें पता है कि हमारे कस्टमर ऐसा नहीं है कि कस्टमर सिर्फ एक ही जगह तक है। हो सकता है हमारे कस्टमर गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, राजस्थान में हो, हिमाचल प्रदेश में हो या पंजाब में हो, तो कहीं काफी दूर दूर तक हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर जो फैले हुए हो सकते हैं। अब कस्टमर के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे यहाँ आएगा और यहाँ अगर हमें कैश में पेमेंट करके जाएगा। तो कस्टमर करता क्या है कि डायरेक्टली वो हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। तो यदि कोई ऐसा ही केस हुआ हो कि बैंक में हमारे बैंक अकाउंट में कोई कस्टमर अमाउंट डिपॉजिट करवा दे, तो होता क्या है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, तो हम कस्टमर के अकाउंट को कम कर देते हैं। मींस कस्टमर से जो हमने पैसे लेने थे अब उसमें से कुछ अमाउंट हमें मिल चुकी है, तो कस्टमर्स के अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये जो है ये दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट डलता है हमारे इस ट्रांजेक्शन का। अब कस्टमर भी पर्सनल अकाउंट, बैंक भी पर्सनल अकाउंट। तो कस्टमर क्या है, यहाँ पर गिवर है, तो गिवर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कस्टमर को क्रेडिट करते हैं। बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी इस केस में। अब पॉइंट ये है कि हमने एक चेक था जो बैंक में डिपॉजिट कराया। अब चेक जब बैंक में डिपॉजिट होता है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से कोई चेक रिसीव हुआ, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो होगा क्या। अब देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जब हमने कस्टमर से बैंक कोई चेक रिसीव हुआ था और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम ये एंट्री करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन हमें पता है कि जब हम चेक डिपॉजिट करके आते हैं बैंक में, तो 2 या 3 दिन बाद हमारे पास रिप्लाई आता है कि वो चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया, बाउंस होने के काफी सारे रीजन हो सकता है अमाउंट ना हो, जो उसने बैंक चेक की जो अमाउंट है वो एक्सीड अमाउंट हो, उस बैंक जो बैंक बैलेंस से जो उसके अकाउंट में है। हो सकता है कि जो साइन है जिसने चेक हमें दिया है उस चेक पे जो साइन है वो मैच ना करते हो, उस जो वर्डिंग है उसमें कोई कटिंग हो सकती है अमाउंट में। तो इस केस में क्या होता है कि चेक बाउंस होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये चेक हमने डिपॉजिट कराया था तो ये एंट्री कर दी थी, अगर चेक बाउंस हो जाए तो उस केस में क्या होता है, हम इस एंट्री की रिवर्स एंट्री डाल देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बैंक बैलेंस जो बढ़ा था वो बढ़ा ही नहीं। पहले हमने चेक जब डिपॉजिट कराया था बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था, अब हम उसी बैंक के बैलेंस को कम कर देंगे। जब हमने चेक डिपॉजिट कराया था तो हमने सोचा था कस्टमर से हमें कुछ अमाउंट रिसीव हो गई है, तो हम ये सोचेंगे कस्टमर से कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो यहां हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले एंट्री करती है उसकी रिवर्स डाल देंगे कि बैंक हमने पहले रिसीवर दिखाया था, अब बैंक को हम गिवर दिखा देंगे। कस्टमर को हमने पहले गिवर दिखाया था, अब कस्टमर को हम रिसीवर दिखा देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी जब चेक बाउंस हो जाए, चेक डिसऑनर हो जाए, कि जो भी हमने एंट्री पहले डाली थी वो उसका हम रिवर्स इफेक्ट यहां पर डाल देंगे। अब एक चीज देखिए कि एक एंट्री हमारे पास ये है कि व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, कि हमें सपोज करो किसी कस्टमर से 4000 रुपीज लेने थे, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया सपोज करो 100 का। हमने क्या किया, एक कस्टमर था जिससे 4000 रुपीज लेने थे, हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया हमने उसको 100 का, और उस कस्टमर ने हमें 3900 का चेक दे दिया। अब जब उन्होंने हमें चेक दिया और हमने उस चेक को सेम डे डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो किस अकाउंट पे इफेक्ट डला, यहां पर एक तो डला बैंक पे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ कस्टमर ने हमें अमाउंट दी है तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कस्टमर पे कि कस्टमर से हमने जो 4000 लेने थे, अब क्योंकि उससे चेक रिसीव हो चुका है
तो अब उसके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहा। बेशक उसने 3900 का चेक दिया है, लेकिन जो लाइबिलिटी थी 4000 की थी, जो सेट ऑफ हो चुकी है कि हमने इस 4000 के बदले में उससे 3900 का चेक लिया है और 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहां पर इन दो अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा है, साथ के साथ एक डिस्काउंट अकाउंट पे भी इफेक्ट डल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह से लॉस हुआ जो हमने उस कस्टमर को दिया है। तो ये 3 अकाउंट है जिन पे इफेक्ट डलता है इस ट्रांजेक्शन का। तो देखिए, डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस की वजह से एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री में हम एक्सपेंसेस हो या लॉस हो उसको हम जैसे डेबिट करते हैं, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। बैंक के यहाँ रिसीवर है, क्योंकि 3900 का चेक उसे रिसीव हुआ है, और बैंक को भी हम क्या कर देंगे यहाँ डेबिट। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो कस्टमर है, कस्टमर क्या है, यहाँ गिवर है, तो कस्टमर का अकाउंट हम यहां कर देंगे क्रेडिट। तो होगा क्या, 100 रुपीज डिस्काउंट के सामने बैंक का बैलेंस 3900 बना है, कस्टमर कितने से सेट ऑफ हुआ, कस्टमर हमारा 4000 का था। अब सपोज करो कि ये जो चेक हमने डिपॉजिट कराया था, ये चेक हो जाता है डिसऑनर, बाउंस हो जाता है किसी वजह से चेक। तो आप ही देखिए, क्या आपने जो डिस्काउंट दिया था 4000 आपने उससे लेने थे, तो सबसे पहली बात तो हम यही शो करेंगे कि हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ कस्टमर से। बैंक बैलेंस जो हमने 3900 से बढ़ाया था, वो हम सोचेंगे कि बढ़ाया था वो हम दोबारा से कम कर देंगे, क्योंकि चेक तो क्लियर नहीं हुआ। थर्ड थिंग्स यहां पर क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट इसलिए दिया था कि वो हमें चेक से पेमेंट कर रहा था साथ के साथ, लेकिन जब चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे, तो आप उसको डिस्काउंट नहीं दोगे। तो जो आपने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी आप उसको नहीं दोगे, यानी कि ये हमारी एंट्री होगी। या हम ये कहें कि हम इसकी रिवर्स एंट्री डाल देंगे। कस्टमर को यहां हमने क्रेडिट किया था, कस्टमर को पहले हमने गिवर मानना था, तो कस्टमर को अब हम रिसीवर मानेंगे। ये रिवर्स एंट्री है। पहले हमने उसको डिस्काउंट दिया था, अब हम डिस्काउंट जो दिया था उसकी रिवर्स एंट्री डाल रहे हैं। डिस्काउंट हमने डेबिट किया था पहले, अब डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहां एक चीज याद रखने के लिए है कि क्रेडिट में हम उस डिस्काउंट को लिखते हैं जो डिस्काउंट रिसीव हुआ होता है, लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है, ये रिवर्स एंट्री की वजह से हम यहां कर रहे हैं, इसलिए यहां हम डिस्काउंट रिसीव नहीं लिख रहे हैं। क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है, लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव किया हुआ नहीं है, ये डिस्काउंट इस एंट्री की रिवर्स एंट्री के लिए डाला हुआ है, इसलिए यहां पर ये डिस्काउंट अलाउड है। उसके अलावा बैंक अकाउंट, कि बैंक का बैलेंस जो हमने यहां पे बढ़ाया था, बैंक को रिसीवर दिखाया था, अब की बार हम गिवर दिखा रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो इस तरह से हम ये जर्नल एंट्री किया करते हैं। उसके बाद व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यूइंग अ चेक, कि हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सप्लायर हो सकता है, सप्लायर को हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो हम किन किन अकाउंट पे उसका इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डल रहा होगा। तो सप्लायर को जिसको हमने पेमेंट की, तो हम अपनी बुक्स में ये भी दिखा रहे होंगे कि उसको हमने पहले 5000 देने थे, अब हमने उसको 1000 पेमेंट कर दी, तो अब कहीं ना कहीं उस सप्लायर के अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा होगा। तो सप्लायर का अकाउंट वो हुआ जिसपे इफेक्ट डलेगा सबसे पहला। दूसरी तरफ जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, और जब चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। चेक के लिए हम बैंक वर्ड यूज करेंगे, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है। तो सप्लायर भी पर्सनल है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। तो यहां देखिए, सप्लायर जो है, यहां ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। तो सप्लायर की अगर हम बात करें, तो सप्लायर क्या है, यहां पर हम उसको पेमेंट करें, तो सप्लायर क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो सप्लायर रिसीवर है, तो सप्लायर जो भी होगा उसके अकाउंट को हम यहां पर क्या करेंगे, सप्लायर्स अकाउंट, उस पर्सन का नाम लिखेंगे, उसको करेंगे हम यहां पर डेबिट। और बैंक यहां पर गिवर है, क्योंकि बैंक से बैलेंस सप्लायर की तरफ मूव हो रहा है, तो बैंक यहां पर गिवर हुआ, बैंक का अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। बैंक अकाउंट से क्या हो रही है, अमाउंट ट्रांसफर हो रही है किसकी तरफ, सप्लायर की तरफ, तो बैंक यहां पर गिवर हुआ। उसके बाद
अगर हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो, पहले हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में करते थे, लेकिन अगर हम बाय चेक पेमेंट कर रहे हो तो क्या होता है, अब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस पे तो इफेक्ट डलेगा ही कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। अब एक्सपेंसेस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को हम डेबिट किया करते हैं, और रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अगर हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस यहाँ पर कम हो रहा है और बैंक गिवर है, बैंक से ही पेमेंट की जा रही है एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। अब जैसे इससे पहले भी सेकंड एंट्री जो हमारे पास आई थी, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कि बैंक से हम कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ केस क्या है, जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं वो प्रोप्राइटर बिजनेस में लेकर नहीं आया, वो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली है। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकाली है तो यहां पर ऑनर के अकाउंट पे इफेक्ट डला, और साथ में हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक अकाउंट पे इफेक्ट डला। अब ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स कैश निकालता है बैंक से, तो व्हेन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहां देखिए ऑनर रिसीवर हुआ, ऑनर रिसीवर है तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, लेकिन यहां ऑनर की बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉइंग। तो हमने यहां क्या एंट्री की, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। बैंक गिवर था तो बैंक को यहां पर हमने कर दिया क्रेडिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक। अब कई बार क्या होता है, हम बैंक से लोन ले लिया करते हैं, तो बैंक से जब लोन ले रहे हो तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, और वो ऐसा नहीं है कि हमें बुलाएगा और हमसे कैश में रिकवरी करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से ही वो इंटरेस्ट की अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। जब बैंक ने हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट की है तो क्या इफेक्ट डलेगा उसका, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और एक्सपेंसेस रहेगा ये हमारे लिए, तो दूसरा अकाउंट रहेगा इंटरेस्ट का। तो एक्सपेंसेस है, इन एक्सपेंसेस की वजह से इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। बैंक गिवर था क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट था वो तो क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी कि वहां से पैसा गया है, बैंक यहां पर गिवर है। अब इसके अलावा जरूरी नहीं कि हर बार अमाउंट जो है इंटरेस्ट की वो चार्ज की जाती है, ये भी हो सकता है कि कई बार बैंक हमें जो हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई है बैंक में, बैंक हमें उस पे भी इंटरेस्ट दे रहा होता है। जैसे हमारे एफडी अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां पर हमें सेम है, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। और दूसरा बैंक बैलेंस, कि जैसे बैंक से ही डिडक्ट करता है बैंक हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट को, सेम जब वो इंटरेस्ट अलाउ करता है तो हमारे बैंक अकाउंट में ही वो अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो हमारा बैंक तो क्या हुआ, रिसीवर, रिसीवर हुआ तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। हमें अपने अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर मतलब वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ेगा तभी जब वो रिसीव कर रहा होगा, और कम तब होगा जब वो गिवर की फॉर्म में होगा। तो रिसीवर था तो डेबिट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुई, तो इस केस में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इस केस में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिला है, ये हमारे लिए इनकम हुई। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, कई बार बैंक हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस सर्विसेज के बदले में वो कुछ चार्जेस काट लेता है। अब जैसे एटीएम होता है, एटीएम के चार्जेस कहीं ना कहीं डिडक्ट होते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो लोन के केस में फाइल चार्जेस भी कुछ हुआ करते हैं, तो उस केस में बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। तो इस तरह की अगर कोई अमाउंट बैंक डिडक्ट करता है तो वो हमारे लिए है बैंक चार्जेस, वो है हमारे लिए बैंक चार्जेस।
अब वो बैंक चार्जेस भी हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो रहे होंगे, तो हमारे ये दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट डल रहा होगा। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हुए और एक्सपेंसेस को हम किया करते हैं डेबिट, तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो हमारे बैंक अकाउंट से तो जा रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट हुआ गिवर, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये हमारी जर्नल एंट्री रहेंगी। तो ये जो जितनी भी एंट्री थी वो एंट्रीज थी जो बैंक से रिलेटेड थी, इनके अलावा भी और हो सकती हैं। तो अभी के लिए तो जैसे आपकी स्टार्टिंग है अकाउंट्स में, तो आप इन्हीं ट्रांजैक्शन को ही स्टडी करोगे, इनको रिवाइज करोगे। ट्राई करना कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप एक रफ कॉपी पे या कहीं अपनी फेयर कॉपी पे लिखोगे और उसके बाद अपने बिहाफ पे कि किस किस अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट डला है और किस अकाउंट्स में क्या चीज वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इससे रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं और एक बार इन स्टेटमेंट को लिख के इनसे रिलेटेड एंट्री अपने आप भी करके देखनी है। थैंक यू।